वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं हिंदी मीडियम पर बेस्ड है हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर, जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर ये स्टूडेंट्स को, हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि हिंदी मीडियम्स में जो भी काफ़ी कम, हम ये कह सकते हैं कि टीचर जो हैं कंप्लीट हिंदी मीडियम में यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम देखने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट का है। संचलन जीवों का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। समझना है यहाँ पर संचलन, दो चीज़ आपको अच्छे से समझ ला, लोकोमोशन क्या होता है और मूवमेंट क्या होता है। लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना एक तरीके से, और मूवमेंट का मतलब होता है एक जगह पर ही गति करना, मूवमेंट करना। तो गमन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, और संचलन का मतलब होता है मूवमेंट करना एक तरीके से। तो देखिए संचलन जीवों का एक महत्वपूर्ण विशेषता, अगर कोई भी लिविंग है तो मूवमेंट जरूर करता है, तो ये उसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स से हम ये कह सकते हैं। कुछ संचलों में स्थानीय अवस्थिति परिवर्तन होता है, और कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जिनमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से स्थान का परिवर्तन होता है। क्लियर? जैसे आप देख सकते हैं, ऐसे ऐच्छिक संचलनों को हम गमन कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो वॉल्यूंटरी, यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार जो मूवमेंट होते हैं, जहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज होता है, इस प्रकार के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना है, इनको कहा जाता है गमन, यानी कि लोकोमोशन कहा जाता है। क्लियर? तो ये अच्छे से समझना आपको कि इस प्रकार के मूवमेंट जिनमें एक जगह से दूसरी जगह प्लेस चेंज होता है, इनको हम क्या कहते हैं, गमन कहते हैं, यानी कि लोकोमोशन कहते हैं। क्लियर? सभी गमन संचलन है, परंतु सभी संचलन गमन नहीं है। ये हाईलाइट वर्ड है, हाईलाइट कर रखा है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। यानी कि जितने भी गमन होते हैं, जितने भी लोकोमोशन है, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, क्या लिखा हुआ है, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। यानी कि सभी संचलन जो है वो सभी गमन संचलन है, परंतु सभी संचलन गमन नहीं है, क्योंकि हम अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो ये मूवमेंट आपका, यानी कि ये लोकोमोशन नहीं कहेंगे। एक जगह से दूसरी जगह पर अगर हम हाथ हिला रहे हैं, ये मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या है, केवल एक मूवमेंट है, संचलन है, ये गमन नहीं है। गमन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को चेंज करना, परिवर्तन होना, इसको हम क्या कहते हैं, गमन कहते हैं। ध्यान रखना अच्छे से आपको। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में यहाँ पर आपको दे रखा है, मानव शरीर की कोशिकाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की गति दर्शाती है। ये अच्छे से समझना, आपको नीट में यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं। अगर ह्यूमन सेल्स की हम बात करेंगे तो मेनली आपको 3 टाइप्स के मोशन देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? पहला है अमीबी गति। अमीबी गति मतलब कि अमीबॉइड मूवमेंट होता है। यहाँ पर जैसे अगर आप बात करें मैक्रोफेज और ब्लड की जो ल्यूकोसाइट्स होती है, यानी कि WBC सेल्स की अगर हम बात करें, या फिर अलग अलग जगह पर जो मैक्रोफेजेस सेल होती है जो कि फेगोसाइटिक नेचर की होती है, अगर उनको आप देखते हैं तो वो इस प्रकार का मूवमेंट दर्शाती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फेगोसाइटोसिस क्या करती है, इस तरीके से अपने शेप को परिवर्तित कर लेती है और उसमें किसी भी बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेती है। क्लियर? तो इस तरीके के मूवमेंट को जो इस प्रकार का जो जिस प्रकार से अमीबा मूवमेंट होता है, अमीबॉइड मूवमेंट होता है, उस प्रकार से ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं। ध्यान रखना है। क्लियर? दूसरी होती है पक्षमाभी गति, यानी कि सीलिया की हेल्प से। तो जिनमें भी सीलिया पाए जाते हैं, पक्षमा पाए जाते हैं, वो क्या जनरली सीलिएटेड मूवमेंट वहां पर पाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें श्वास नली की, अगर हम बात करें ट्रेकिया के अंदर, तो उसमें भी आपको सीलिएटेड मूवमेंट देखने को मिलता है, यानी कि बाहरी कणों को हटाने के लिए। तो जो हमारा ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया यानी कि श्वास नली होती है, उसके अंदर सीलिएटेड मूवमेंट होता है, ये अच्छे से ध्यान रखना है। वहीं दूसरा, अगर हम मादा के जनन मार्ग की बात करते हैं, यानी कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें जब ओवम आगे बढ़ता है तब वो क्या करता है, सीलिएटेड मूवमेंट ही करता है। तो अंडे की जो गति होती है वो भी सीलिएटेड मूवमेंट द्वारा होती है। जब आपने देखा होगा कि ये आप मान लीजिए किस प्रकार का हम मान रहे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ट्रैक्ट मान लीजिए, ये जो है आपका, ये यूटेरस है यानी कि गर्भाशय है, और ये फेलोपियन नलिका आप मान लीजिए। ठीक, यहाँ पर ओवरी मान लीजिए।
तो यहाँ से फाइनली ओवरी से जब फेलोपियन ट्यूब में ओवम बन के जाता है तो इधर की तरफ जब मूवमेंट करता है तो यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं, और वो सीलिया जो होते हैं वो क्या करवाते हैं, इसका मूवमेंट आगे यूटेरस की तरफ करवाते हैं ओवम का। तो ओवम का मूवमेंट आगे यूटेरस की तरफ सीलिया के थ्रू होता है। ये अच्छे से ध्यान रखना आपको। क्लियर? अगला तीसरी गति जो होती है वो हमारी क्या होती है, पेशी गति होती है, यानी कि मस्कुलर मूवमेंट होता है। तो मस्कुलर मूवमेंट या पेशी गति होता है, यही एक्चुअल में हमारा इस चैप्टर में मेन है जो हमें पढ़ना है। देखिए यहाँ पर क्या क्या है, उदाहरण की अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, हमारे पादों की गति यानी कि हमारे हाथ जो पैर हैं उनकी हम बात करें तो हमारे पैर की जो मूवमेंट होता है, गति होती है। जो हम दौड़ते हैं, भाग मिल्खा भाग आपने देख इधर साइड दिखाई दे रहे हैं हमारे। क्लियर? तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर? यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं हम जबड़े एवं जीभ गति हमारी जो होती है, जो एक्चुअल में हम ये कह सकते हैं कि जहां पर भी लोकोमोशन का चेंज होता है, जहां पर भी प्लेस चेंज होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहा जाता है, गमन कहा जाता है। और या फिर हम ये कह दें कि पेशी गति की बात करें तो जहाँ मसल्स की वजह से हो, जहां पर पेशियों की द्वारा गति हो, उसको हम क्या कहेंगे, पेशी गति कहते हैं। क्लियर? हमारा हाथ का मूवमेंट जो हो रहा है ये भी किसकी वजह से हो रहा है, पेशियों की वजह से हो रहा है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, पेशी गति कहेंगे। क्लियर? ये चीज अच्छे से ध्यान रख लेना है। मसल्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर पेशियों की हम बात कर रहे हैं। इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी। ध्यान रखना है, इसको हम क्या कहते हैं, मायोलॉजी कहते हैं, और एक और क्या कहते हैं, सार्कोलॉजी भी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी, ध्यान रखना है। पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। मायोलॉजी को और सार्कोलॉजी भी कहा जाता है। शरीर को सभी पेशियां जो होती है वो मेसोडर्म से विकसित होती है। ध्यान रखना है, मैक्सिमम जो होती है मसल्स जो होती है बॉडी की वो मेसोडर्म से अराइज होती है, परंतु कुछ एक्सेप्शन भी पाए जाते हैं इसमें। अगर एक्सेप्शन की बात करें तो आइरिस एंड जो सीलियरी बॉडी की मसल्स होती है, जो हमारी आंखों में आइरिस और सीलियरी बॉडी होती है, उसकी मसल्स जो होती है वो एक्टोडर्म से डिराइव होती है। ध्यान रखना है, वो एक्टोडर्म से उत्पन्न होती है। क्लियर? वहीं अगर हम बात करें, इनमें उत्तेजनशीलता होती है। उत्तेजनशीलता का मतलब क्या है, एक्साइटेबिलिटी होती है, तो इनमें एक्साइटेशन होता है, एक्साइटेबिलिटी होती है, उत्तेजित होती है। संकुचनशीलता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है इनके अंदर, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है। प्रसार्य होता है, प्रसार्य का मतलब एक तरीके से एक्सपांशन होना, और इलास्टिसिटी होती है, यानी कि प्रत्यावस्था होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इनके अंदर पाई जाती है मसल्स के अंदर। अगर वयस्क मनुष्य के शरीर का भार के हिसाब से हम बात करें तो लगभग 40 से 50% भाग जो होता है एक्चुअल में, भार जो होता है मनुष्य के शरीर का, वो पेशियों की वजह से होता है, मसल्स की वजह से होता है। ध्यान रखना अच्छे से। ये सभी जो जितने भी आंकड़े लिखे हुए इनको नोट अच्छे से याद रखना है, आपको ध्यान रखना है। शरीर में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है मुख्यतः। अगर हम बात करते हैं तो 3 तरीके की आपको मसल्स देखने को मिलती है। पहली होती है ऐच्छिक या कंकाल पेशियां, यानी कि इनको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूंट्री या फिर स्केलेटल मसल। तो वॉल्यूंट्री या स्केलेटल मसल्स। दूसरी होती है अनऐच्छिक एवं चिकनी पेशियां या फिर अरेखित पेशियां भी कह सकते हैं इनको। तो इनको हम क्या कहेंगे, इनवॉल्यूंट्री या फिर स्मूथ मसल्स या फिर अनस्ट्रेटेड। अरेखित का मतलब क्या होता है, अनस्ट्रेटेड। तो इस प्रकार से अनैच्छिक पेशियों का नाम दिया जाता है। हृदय पेशियां क्या है, इनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, जो हमारे हार्ट में पाई जाती है, कार्डियक मसल्स। तो ये ध्यान रखना है, तीनों चीजें अच्छे से। क्लियर? तो ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम बात करें तो 3 तरीके की मसल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? ऐच्छिक पेशियां, जिनको कंकाल पेशियां कहते हैं। दूसरी अनैच्छिक पेशियां, या फिर हम ये कह सकते हैं कि चिकनी पेशियां जो हमारी होती है। उसके बाद में अगली है आपकी कार्डियक, यानी कि हृदय पेशी। तो 3 तरीके की पेशियां होती है, ध्यान रखना है। अब देखिए, इन तीनों का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दे रखा है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। किस प्रकार का शेप किसका होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
पहला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर इसका आप देखेंगे शेप तो आपको दिखाई दे रहा है सिलेंड्रिकल शेप होगा, यानी कि बेलनाकार होगा। तो इसका शेप कैसा होता है? बेलनाकार होता है। बेलनाकार होता है यानी कि सिलेंड्रिकल शेप होता है। कार्डियक यानी कि हमारी स्केलेटल मसल्स का, कंकाल पेशियों का ध्यान रखना है। तो कंकाल पेशियों का शेप कैसा होता है? बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल होता है। वहीं अगर हम बात करें, देखो इसमें आपको रेगुलर जगह पर आपको क्या दिख रहा है? रेखाएं दिखाई दे रही है, स्ट्रिएशन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये कैसी होती है? रेखित होती है, ध्यान रखना है, रेखित होती है। क्लियर? आपको मसल्स के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है एक सेल के अंदर। तो यहाँ पर न्यूक्लियस कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा बहु केंद्र की होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है आपको, बहु केंद्र की चीजें देखने को मिलती है। एक्चुअल में ये एनसीईआरटी के आपको डायग्राम दे रखे हैं। दूसरे मसल्स देखिए आप, स्मूथ मसल्स को देखिए आप। स्मूथ मसल्स जो होती हैं इनका शेप अगर आप देखेंगे तो स्पिंडल के जैसा होता है। जिस तरीके से स्पिंडल फाइबर होते हैं तो स्पिंडल शेप होता है, इसका ध्यान रखना है। स्पिंडल आकार होता है, ये जिस प्रकार का आकार, इसी प्रकार का स्पिंडल, इसको हम क्या कहते हैं? स्पिंडल आकार कहते हैं, या फिर हिंदी में और कहें तो तर्क रूपी कहते हैं। इसका आकार कैसा होगा? तर्क रूपी आकार होगा। क्लियर? ये कैसी होती है? आरेखित होती है, यानी कि इनमें कोई आपको बेंड नहीं दिखाई दे रहे, कोई रेखाएं नहीं दिखाई दे रही है, ध्यान रखना है अच्छे से। और न्यूक्लियस भी इनके अंदर आपको एक स्मूथ मसल्स में, एक चिकनी पेशी में एक ही केंद्रक आपको देखने को मिलता है, ध्यान रखना है। क्लियर? ये अच्छे से चीज आपको याद रखनी है। वहीं अगली हम बात करें कार्डियक मसल्स की, हृदय पेशी की। तो हृदय पेशी में आपको कुछ और चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आपको लगातार लाइट और डार्क बैंड्स यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर भी आपको स्ट्रेशन रेखाएं दिखाई देती हैं। परंतु यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलती है, अभी आकार अगर आप देखेंगे तो बेलनाकार मिलेगा, यानी कि आपको आकार यहाँ पर भी सिलेंड्रिकल ही देखने को मिलेगा। परंतु ये ब्रांच्ड होती है, ध्यान रखना है। यहाँ पर शाखाएं पाई जाती है, देखिए ब्रांचिंग आपको दिखाई दे रही है। तो ये कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है और ब्रांच होती है, यानी कि बेलनाकार और शाखित रेखाएं, शाखित पेशियां होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये आपस में जो पेशियां जुड़ी हुई होती है वो किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसके द्वारा जुड़ी होती है? इंटरसेलेटेड डिस्क द्वारा। तो बीच में क्या पाई जाती है? आईसीडी, जिसे हम कहते हैं आईसीडी, यानी कि इंटरसेलेटेड डिस्क, ध्यान रखना है। ओके, तो ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है, यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट भी। अब देखो यहाँ पर जो हमारी कार्डियक मसल से वॉल्यूंटरी, जो हमारी स्केलेटन मसल है, वॉल्यूंटरी मसल है, उसका यहाँ पर आपको डायग्राम दे रखा है, इसको अच्छे से समझना है। देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है, ये इसके एक्चुअल में मसल फाइबर को दिखाया गया है। एक अगर सिंपल मसल फाइबर देखते हैं इसका तो इस प्रकार का दिखाई देता है, ध्यान रखना है। सिलेंडर का आकार होता है और उसमें आपको बिल्कुल पतले पतले से आपको मसल फाइबर देखने को मिलता है, जो कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ये एक मसल से, उसमें से एक मसल फाइबर पूरा का पूरा निकाला गया है, उसमें से और मसल फाइबर को दिखाया गया है, छोटे छोटे मसल फाइबर को, इस तरीके से। क्लियर? अब देखिए आपको कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा, यानी कि आपको यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि सबसे छोटी जो इकाई होती है स्केलेटन मसल्स की, अगर मसल्स की हम बात करें किसी की भी, तो मसल्स का स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो क्या होता है? मसल फाइबर होता है। क्लियर? स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? मसल फाइबर होता है। पेशी तंतु होता है। पेशी तंतु जो होता है किसी भी पेशियों का सबसे छोटा भाग होता है, मसल फाइबर होता है। अगर हम मसल फाइबर की बात करते हैं इसमें स्केलेटन मसल्स में, कंकाल पेशियों में, तो ये कैसा देखने को मिलता है? बेलनाकार आकार देखने को मिलेगा। इसकी जो कवरिंग होती है, मसल फाइबर की जो कवरिंग होती है, उसको एंडोमाइसियम कहा जाता है, ध्यान रख लेना है। यानी कि पेशी तंतु के आवरण को क्या कहते हैं? एंडोमाइसियम कहते हैं। जब कई सारे पेशी तंतु, समझना अच्छे से, जब कई सारे पेशी तंतु एक साथ मिल जाते हैं, ग्रुप में हो जाते हैं इस तरीके से, तो उन सारे पेशी तंतु को फेसिकल कहा जाता है। उनको हम क्या कहते हैं? फेसिकल कहते हैं, ध्यान रखना है। तो जब कई सारे पेशी तंतु एक साथ, अब देखो जैसे इसमें सारे पेशी तंतु एक साथ है ग्रुप्स में, तो इसको हम क्या कहेंगे? फेसिकल कह रहे हैं। क्लियर? तो जब कई सारे पेशी तंतु
मसल फाइबर एक साथ ग्रुप में आ जाते हैं, ग्रुप में होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेशी तंतु कहते हैं, ये सॉरी फैसिकल कहते हैं, क्या कहते हैं, फैसिकल कहते हैं, ये अच्छे से ध्यान रखना, इनको फेसिकल कहा जाता है। और इस फेसिकल की कवरिंग को, इसके आवरण को कहा जाता है पेरीमाइसियम। इसकी कवरिंग को क्या कहा जाता है, इसका जो आवरण होता है उसको क्या कहते हैं हम, पेरीमाइसियम कहते हैं। तो ये आवरण है इसका, इसको हम क्या कहेंगे, पेरीमाइसियम कहेंगे, ध्यान रखना, क्लियर। और ओवरऑल कवरिंग होती है इनके ऊपर, जब फाइनल कवरिंग रहती है स्केलेटल मसल्स के ऊपर, तो ओवरऑल कवरिंग जो रहती है वो एपीमाइसियम रहती है। सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो एपीमाइसियम होता है, अच्छे से ध्यान रख लेना। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बाहरी आवरण क्या है कंकाल पेशियों में, तो क्या है, एपीमाइसियम है। उसके अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपके ग्रुप्स जो, यानी कि जो बंडल है मसल्स फाइबर के, जिनको हम कह रहे हैं फेसिकल, उनका आवरण है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पेरीमाइसियम कह रहे हैं। और सबसे अंदर जो अगर हम बात करें तो जो मसल फाइबर है, पेशी तंतु है, उनका आवरण है, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, ध्यान रख लेना अच्छे से, एंडोमाइसियम कहेंगे। तो इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे अंदर से बाहर से लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से सबसे अंदर कौन होगा, तो सबसे अंदर एंडोमाइसियम होगा। उसके बाहर अगर हम बात करेंगे तो पेरीमाइसियम होगा, और सबसे बाहर कौन होगा, एपीमाइसियम होगा, क्लियर। तो ये सीक्वेंस याद रखना कि अंदर कौन है और बाहर कौन है, यहाँ से रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है, ठीक, देख सकते हैं आप, वही डायग्राम हमने देखा वही है। ये पेशी तंतु है, सबसे अंदर आपके मसल फाइबर है, क्लियर। ये सार्कोलेमा आपको दे रखी है। सार्कोलेमा क्या होती है, अगर मसल फाइबर की मेम्ब्रेन की हम बात करें तो उसको सार्कोलेमा कह सकते हैं, क्लियर। रक्त कोशिका आपको दे रखी है, ब्लड वेसल्स इसमें इस तरीके से पाई जाती हैं, ओके। और ये बंडल्स ऑफ मसल फाइबर दे रखे हैं, जिसको फेसिकल कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है अच्छे से, ओके। वही डायग्राम है एक्चुअल में अभी हमने जो किया है। अब यहाँ से अच्छे से आपको समझ लेनी है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी की सारी। देखिए यहाँ पर कंकाल तंत्र से संबंधित होती है, इसलिए इन्हें कंकाल पेशियाँ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कंकाल पेशियों को कंकाल पेशी, तो रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा स्केलेटल सिस्टम जो होता है, कंकाल तंत्र जो होता है, जिसमें 206 हड्डियाँ होती है और कार्टिलेज होते हैं, यानी कि उपास्थियाँ होती है, इनसे हड्डियों से डायरेक्टली जुड़ी हुई होती है, यानी कि डायरेक्टली अटैच होती है बोन से। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, कंकाल पेशियाँ कहा जाता है। तो ध्यान रख लेना अच्छे से। तो ये कंकाल तंत्र से संबंधित है, इसलिए इन्हें कंकाल पेशी कहते हैं। इनमें नियमित अंतराल पर अनुप्रस्थ रेखाएं यानी कि धारियां पाई जाती है, इन्हें रेखित पेशियां भी कहा जाता है। तो आप कंकाल पेशी में देखेंगे, आपने डायग्राम में भी देखा था कि लगातार यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको रेखाएं देखने को मिल रही है। नियमित अंतराल पर यानी कि एक रेगुलर इंटरवल पर आपको क्या देखने को मिलेगी, धारियां देखने को मिलेगी, रेखाएं देखने को मिलेगी, स्ट्रेशन देखने को मिलेगा। इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशिया के, यानी कि इस वजह से इनको रेखित पेशिया कहा जाता है, ध्यान रखना है। ये मुख्य रूप से चलन क्रिया में यानी कि हमारे लोकोमोशन में और शारीरिक मुद्रा बदलने में सहायता करती है। तो शरीर के लोकोमोशन में एक तो एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने में, और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें हमारी पोजीशन को चेंज करने में सहायता करती है। चूंकि इनकी क्रियाओं का तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण होता है, ध्यान रखना है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा ये क्या रहती है, डायरेक्टली कंट्रोल में रहती है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, हम ऐच्छिक पेशिया कहते हैं। ध्यान रखना है, जब आप चाहते हैं तब अपने हाथ को हिला सकते हैं, जब आप चाहते हैं कुछ भी अपने मन से कर सकते हैं। ये पेशियों की कारण कर सकते हैं कि हमारा ब्रेन जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है, इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में ये होती है और जैसा वो चाहे वैसा ये कर सकती है। ध्यान रखना, इसी वजह से इनको ऐच्छिक यानी कि वॉल्यूंटरी मसल्स कहा जाता है। ये आप एक बार और देखिए इसका डायग्राम। ये आपको मसल फाइबर का दे रखा है, मायोफाइब्रिल। मसल फाइबर में छोटे छोटे, इसको हम मायोफाइब्रिल कहते हैं, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ए बेंड और आई बेंड आपको दिख रहा है। ए बेंड का मतलब होता है एन आइसोट्रोपिक बेंड, एन आइसोट्रोपिक, और आई का मतलब होता है आइसोट्रोपिक बेंड। तो यहां पर जगह जगह पर आपको आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक बैंड देखने को मिलेंगे, एज जोन देखने को मिलेगा। अभी हम इन एज जोन और इन सभी को अभी देखने वाले हैं, क्लियर। तो अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए
पेशी तंतु संयोजी ऊतक की एक परत द्वारा ढकी रहती हैं। ये सारी चीज़ें जो हमने अभी देखी थी उनको अब यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि पेशी तंतु जो होते हैं आपके मसल फाइबर जो होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ढके रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोमाइशियम कहते हैं। जब बहुत सारे पेशी तंतु एक साथ मिल जाते हैं, एक समूह बना लेते हैं, तो उसको फेसिकुलाई यानी कि पुलिका कहा जाता है। प्रत्येक फेसिकुलाई संयोजी ऊतक की एक परत द्वारा ढकी रहती है और इसे हमें पेरीमाइशियम कहते हैं। क्लियर है? बहुत सारी फेसिकली मिलकर एक पेशी का निर्माण करती है। तो इस प्रकार के कई सारे फेसिकुली पुलिकाएं जब मिल जाती है तो इस प्रकार से एक मसल्स का निर्माण होता है। पेशी भी संयोजी ऊतक की एक परत द्वारा ढकी रहती है जिसे एपीमाइशियम कहा जाता है। तो ये कवरिंग का अच्छे से ध्यान रखना है, कौन कहाँ पर पाई जाती है, अंदर बाहर कौन होती है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये आपका डायग्राम है एक पेशी तंतु का, एक मायोफाइब्रिल का, यहाँ पर आपको डायग्राम अच्छे से दे रखा है, देख सकते हैं आप। क्लियर? सबसे बाहर की लेयर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं। तो हमारी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसको ही हम यहाँ पर मसल्स के लिए क्या कहा जाता है, सार्कोलेमा कहते हैं। ये अच्छे से याद रखना है। क्लियर? उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर सार्कोप्लाज्म कहते हैं, ध्यान रखना है। क्लियर? जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोसोम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, सार्कोसोम कहा जाता है, यहाँ पर ध्यान रखना है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है, जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्लियर? तो वहाँ यहाँ पर भी उसका काम एक्चुअल में कैल्शियम में होता है। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखाई दे रहे हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, कैल्शियम आयंस को स्टोर करने में होता है, जो एक्चुअल में ACR होता है, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह होता है वो। क्लियर? जो स्टोर करने का काम करता है। याद रखना, ये न्यूक्लियस इस प्रकार से पाए जाते हैं इसके अंदर। ये आपको कुछ ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हुए, मायोग्लोबिन आपको देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलता है, कुछ प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर लगातार आपको मायोफाइब्रिल तो इसके अंदर देखने को मिलेंगे ही सही। मायोफाइब्रिल में आपको हर जगह जगह डिफरेंट इंटरवल पर आपको लाइट और डार्क बैंड्स देखने को मिलेंगे। कुछ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुछ और प्रोटीन्स भी आपको देखने को मिलेंगे, एक्टिन मायोसिन तो रहते ही हैं, उसके अलावा और भी आपको प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे। एक्टिन मायोसिन खुद प्रोटीन दूसरे कई डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। तो इनको हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। क्लियर? तो इस लेक्चर में हमने यहीं पर किया है, अब इसी को नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।